अब कृत संज्ञा और आर्धातुक संज्ञा करने के बाद ककार की तो हम लसक बता देते से ककार। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में उत्तर कृदंत के री लवादिभ्य कतिन निष्ठावद्वाच्य वार्तिक से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने उत्तर कृदंत के अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की है और उत्तर कृदंत से पूर्व कृदंत के अनेकों नियमों के साथ साथ उनमें प्रयुक्त प्रत्ययों को, आगमों को, आदेशों को शब्दों में प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? री लवादिभ्य कतिन निष्ठावद्वाच्य वार्तिक से प्रारंभ कर रहे हैं। अब वार्तिक क्या कह रहा है कि वार्तिक में कौन कौन से उदाहरण है और कौन कौन से शब्द बनते हैं, कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए अधिक समय न लेते हुए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। वार्तिक कहता है ऋकारांत और लू आदि धातुओं से पर कतिन निष्ठा के समान हो। ठीक है, निष्ठावद भाव का प्रयोजन तकार को नकार होता है। क्या होता है? तकार को नकार होता है, निष्ठावद भाव। ठीक है, अब हमारे पास उदाहरण क्या है बताइए? उदाहरण हमारे पास एक तो किरणी, लोने, धोने, पुने। अब सर्वप्रथम किरणी आता है। क्या आता है? किरणी। अब किरणी में धातु क्या है? ऋकारांत है, क्री धातु है। क्री की भुआ जो धातु है से धातु संज्ञा कर देंगे। और एक नियम आता है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था, स्त्रियाम कतिन। सूत्र से कतिन प्रत्यय हो जाता है। अब कतिन प्रत्यय होने के बाद क्री प्लस कतिन हमारे पास शेष रहेगा। अब कृदंत प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, भले ही हम उत्तर कृदंत पढ़ रहे हो या पूर्व कृदंत पढ़ रहे हो, तो कृदंत प्रत्ययों का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो कृत संज्ञा हमें करनी पड़ेगी। वो किस नियम से होगी? कृदतिंग से। जब कृदतिंग से कृत संज्ञा हो जाएगी तो आर्धधातुकम शेष से आर्धधातुक संज्ञा, और आर्धधातुक संज्ञा करने के बाद नकार की और ककार की इच संज्ञा की प्राप्ति हो रही है। ककार की किससे होगी? लसक्वतदिते से। ठीक है, और नकार की हलंत्यम से। और जब इनकी इच संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास क्या शेष रहा? क्री और ती। कतिन का क्या शेष रहा? ती। अब ती शेष रहने के बाद एक नियम आता है सार्वधातुकार धातु कयो, अर्थात जो धातु है, क्री धातु है, उसको गुण की प्राप्ति हो रही है, परंतु गुण की प्राप्ति का निषेध कर देता है किंगति च कित गित परे होते। ठीक है, तो गुण का निषेध हो जाएगा। तो अभी अभी जो हमने वार्तिक पढ़ा है, रील वादिभ्य कतिन निष्ठावद्वाच्य, वार्तिक से कतिन निष्ठावत होने पर, कतिन प्रत्यय निष्ठावत होने पर ऋतः इद धातु से री को इर आदेश हो जाएगा, अर्थात उर्ण रपर से रपर भाव होके क्या हो जाएगा? इर हो जाएगा। तो हमारे पास रूप क्या बना? किर प्लस्ती। और जब किर प्लस्ती हो जाएगा तो एक नियम आता है हलीच। हलीच बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। नियम कहता है कि ह्रस्व इकार को दीर्घ आदेश हो जाए, अर्थात दीर्घ इकार हो जाए। और जब दीर्घ इकार होगा तो कीर्ति, कीर्ति। अब कीर्ति होने के बाद हमने री लवादिभ्य कतिन निष्ठावद्वाच्य वार्तिक में पढ़ा था कि तकार को नकार आदेश, नकार भाव माने निष्ठा में। तो रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चदन चद, अर्थात तकार को नकार आदेश हो जाएगा। और जब तकार को नकार आदेश होगा तो किर नी टी के स्थान पर, और रसाभ्याम नो न समान पदे से नकार को नकार आदेश हो जाएगा और हमारा रूप क्या बनेगा? किरणी। और कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके दिन को मिला देंगे तो किरणी हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। कोई कठिन है? और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएंगे, किरणी हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण है लोनी।
अब लूनी में धातु क्या है? लूनी में लू धातु है, भुआदेव धातु है से धातु संज्ञा हो गई। जिस प्रकार किरणी में हमने कतिन प्रत्यय किया था, ठीक वैसे ही यहां पर भी कतिन प्रत्यय होगा। कतिन प्रत्यय किससे होगा? स्त्रियाम कतिन से। और जब कतिन प्रत्यय हो जाएगा तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? लू कतिन। कृत अतिंग से कृत संज्ञा, आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा। और कतिन का हमारे पास क्या शेष रहता है? लू ती शेष रहता है। लू तो धातु हो गई। इस प्रकार किरणी में हमने नकार की हलंत्यम से और ककार की लसक्वतदिते से इत संज्ञा की थी, ठीक वैसे ही यहां पर भी होगा। और सार्वधातुक कार धातुकयों से गुण की प्राप्ति का और किंगति जैसे गुण का निषेध। जिस प्रकार हमने पूर्व सिद्धि की थी, ठीक वैसे ही है। कोई भी परिवर्तन कहीं पर भी नहीं है। क्या आप कर पाएंगे इसे? जी। अब जैसे रीलवादिभ्य कतिन निष्ठावद्वाच्य वार्तिक से कतिन निष्ठावत होने पर रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चद, सूत्र से तकार को नकार आदेश हो गया। अब यहां रसाभ्याम नो न समान पदे नहीं लगेगा, क्योंकि हमें लूनी ही रूप बनाना है। कृत अदित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके इनको मिला देंगे तो लूनी रूप बन जाएगा। और यदि स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य भी कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएगा और लूनी हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है ध्वनि। क्या उदाहरण है? ध्वनि। अब ध्वनि आपको सिद्ध करना है। जिस प्रकार लूनी रूप था, ठीक उसी प्रकार यहां केवल लू के स्थान पर धू हो रहा है। धू धातु है, ऊपर लू धातु थी, यहां धू धातु है। बाकी सभी कार्य पूर्व के समान हैं। एक बार आप करें, ठीक है। ठीक इसी प्रकार पुनी है, क्योंकि हम ये गृह कार्य आपको इसलिए दे रहे हैं जिससे आप अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास बढ़ेगा और आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और अभ्यास करते समय केवल नियम ना लिखें, नियमों का अर्थ भी लिखें। अर्थात जैसे स्त्रियाम कतिन है, सूत्र से कतिन प्रत्यय होता है। कृत अतिंग है, कृत अतिंग से कृत संज्ञा होती है। आर्ध धातुकुम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा होती है। अब भविष्य में आप कहीं पर भी साक्षात्कार या इंटरव्यू आदि में जा रहे हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है कि आर्ध धातुक संज्ञक नियम क्या है। यदि आपने इन नियमों का अर्थ साथ के साथ लिखा होगा तो आपको तुरंत वो याद आ जाएगा और आप तुरंत हाजिर जवाबी में बता देंगे कि आर्ध धातुकम शेष है। ठीक है। इसी प्रकार लसक्वतदिते है, ककार सकार और लकार अर्थात का वर्ग, लकार और सकार और का वर्ग की संज्ञा करता है। ठीक है ना। बाकी सभी कार्य लोनी, ध्वनि और पुनी दोनों तीनों समान हैं। ठीक है। केवल लू के स्थान पर पू आया है यहां पर, बाकी सभी कार्य पूर्व के समान ही है। ठीक इसी कड़ी में एक वार्तिक और आता है। वार्तिक क्या है? संपदादिभ्य क्विप। संपदादिभ्य क्विप। अब वार्तिक क्या कहता है कि संपद आदि से क्विप प्रत्यय होता है। अब क्विप प्रत्यय कब होता है? और कतिन भी होता है। जब ये दोनों होंगे तो क्या रूप बनेगा? उदाहरण क्या है हमारा? संपत। उदाहरण क्या है हमारा? संपत। अब संपत में धातु क्या है? सम उपपद रहते पद धातु है। अब पद धातु की भुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर देंगे और उपसर्गा क्रिया योगे से उपसर्ग संज्ञा कर देंगे और ते प्राग धातु से उपसर्ग का धातु के पूर्व में प्रयोग। अब सम और पद हमारे पास शेष रहा और संपदादिभ्य क्विप वार्तिक से क्या हो जाएगा? यहां पर क्विप प्रत्यय। और जब क्विप प्रत्यय हो जाएगा तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? है संपद प्लस क्विप। और क्विप का क्या शेष रहेगा? वह शेष कैसे रहेगा? अब कृत संज्ञा और आर्ध धातुक संज्ञा करने के बाद ककार की तो हम लसक्वतदिते से ककार की संज्ञा कर देंगे और पकार की हलंत्यम से। अब वकार में अ से ईकार शेष रहता है तो उसकी उपदेश से अनुनासिक इत से संज्ञा कर देंगे।
जब ये सब कार्य हो जाएंगे तो इत संज्ञक होने के बाद लोप करते हैं तस्य लोप से। ठीक है, तो क्विप का हमारे पास वह शेष रहता है, वह शेष रहने के बाद संपद प्लस वह बनता है, तो एक नियम आता है वीर अप्रिक्तस्य। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, पिछली कक्षाओं में हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। वीर अप्रिक्तस्य क्या कहता है कि वकार का लोप हो जाएगा, और जब वकार का लोप होगा तो क्या रूप बनेगा, संपद, और संपद रूप बनेगा तो कृत तद्धित समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो संपद हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है विपत्त। क्या उदाहरण आता है, विपत्त। संपद और विपत्त, यहां पर भी पद धातु है, यहां भी उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्गा क्रिया योग से उपसर्ग संज्ञा और ते प्राग धातु से उपसर्ग का धातु के पूर्व में प्रयोग। और यहां पे संपदादिभ्य क्विप वार्तिक से क्या हो गया, क्विप प्रत्यय। और जब क्विप प्रत्यय हो जाएगा तो क्विप का हमारे पास वह शेष रहेगा, जिस प्रकार संपद बनाया था ठीक वैसे ही विपद रूप बनेगा। वीर अप्रिक्तस्य से वकार का लोप हो जाएगा और कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो संपत हमारा रूप सपत हमारा रूप विपत हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपत है। क्या है आपत, आपत में भी कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल यही है। अब आपद भुआदो धातु से धातु संज्ञा, उपसर्गा क्रिया योग से उपसर्ग संज्ञा, ते प्राग धातु से उपसर्ग की धातु में पूर्व में प्रयोग होगा धातु में। और संपदा क्विप, संपदादिभ्य क्विप से क्विप प्रत्यय हो गया और आपद क्विप हमारे पास शेष रहा। फिर दतिंग से जिस प्रकार पूर्व में हमने विपत बनाया था ठीक ऐसे ही आपत रूप बनेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं है। ये आप स्वयं करें, थोड़ा समय आप लगाएं। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम जब बढ़ते हैं तो अगला वार्तिक आता है, इसको हम अगली कक्षा में आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।